का सबको इंतजार है, वो आएगा क्या, आएगा तो कितना, और उस समय अब बदले हुए माहौल में आपको कहां पैसा लगाना चाहिए, किस तरह की एसेट क्लासेस परफॉर्म करेगी और कहां से रहना चाहिए दूर। तो ढेर सारे ये सवाल हैं और इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलने जा रहे हैं हमारी इस खास सीरीज मार्केट आउटलुक 2021 में। और आज हमारे साथ एक जाने माने फंड मैनेजर और गहरा अनुभव देश और दुनिया के बाजारों पर रखने वाले और साथ ही माइक्रो और मैक्रो दोनों पर गहरी पकड़ रखने वाले, कंपनियों के मैनेजमेंट की नब्ज को पहचानने वाले और बैलेंस शीट को अच्छे और बारीक तरीके से पढ़ने वाले सुनील सिंघानिया साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि एबेकस एसेट मैनेजर्स एलएलपी के फाउंडर है। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो आपको, एबेकस की पूरी टीम को और आपके सभी निवेशकों को, जिनके लिए आप जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर 2020 के मुश्किल साल में भी रिटर्न बना पाए, तगड़े रिटर्न बना पाए, उनको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को मेरी और मेरी टीम की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, उम्मीद करें वाकई में अगला साल 2021 काफी बेहतर साबित हो। लेकिन जिन लेवल्स पर बाजार हैं वहां पर शायद अब ये भी सोचना पड़ता होगा कि क्या वाकई में 2021 बहुत बेहतर हो सकता है, क्योंकि जो कुछ हमें बहुत अच्छा देखना था वो भी हमने 2020 में देख लिया। तो क्या 2021 भी इसी तरह से एक बेहतर साल साबित हो सकता है सुनील जी? अनिल जी, 2020 है ना, एक आई वुड से बहुत ही उल्लेखनीय और अलग साल रहा है। मार्च में सबको ऐसा लग रहा था कि हम क्यों इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और दिसंबर आते आते सब निवेशकों को ऐसा लगने लगा कि हमने और पैसा क्यों नहीं लगाया। नीचे से बाजार जरूर 60-70% बढ़े हैं, लेकिन अनिल जी अगर आप देखो ना, ईयर टू डेट 1 जनवरी 2020 से लेके आज तक मार्केट सिर्फ 5-6% ही ऊपर है। तो ऐसा नहीं है कि ये साल में आपने बहुत ज्यादा मार्केट को ऊपर जाते हुए देखा है। हाँ, नीचे के लेवल से मार्केट ने जरूर ही बहुत ही बड़ी रैली देखी है। कोई कोई स्टॉक्स ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन ओवरऑल एज अ मार्केट ये साल रिटर्न हैज बीन लाइक 6-7%। तो हाँ, 2021 का साल अच्छा होगा, 2020 से ज्यादा अच्छा होगा कि नहीं ये तो समय बताएगा। बट आज का जो माहौल है और जो टेलविंड बन रहे हैं उसके हिसाब से 2021 भी एक पॉजिटिव ईयर ही दिख रहा है। चलिए, तो 2021 का साल भी पॉजिटिव तो रहेगा, कम से कम अच्छी उम्मीदों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस बड़े करेक्शन का इंतजार है, और काफी लोग जाहिर सी बात है कि इस बार मिस भी कर चुके हैं, तेजी का अंदाजा, इतनी तेजी का अंदाजा लगाना किसी के लिए भी मुश्किल काम था सुनील जी। तो क्या उन्हें मौका मिलेगा 2021 में फर्स्ट हाफ में, या थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है इससे पहले कि बड़ा करेक्शन आए? दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। अनिल जी, करेक्शन तो आई वुड से इट्स अ वे ऑफ लाइफ मार्केट में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव, करेक्शन और शार्प रैली हरदम ही देखने को मिलती है। इस बार ऐसा जरूर हुआ है कि लास्ट 2-3 महीने में हमने कोई बड़ा करेक्शन देखा ही नहीं है। इनफैक्ट अगस्त के बाद में कोई हमने करेक्शन के नाम की कोई चीज ही नहीं आई बाजार में। लेकिन अगेन मेरा ये मानना है कि जो करेक्शन आएंगे ना, वो शॉर्ट होंगे और स्विफ्ट होंगे। उसका मतलब है कि 5-6% के करेक्शन आएंगे, लेकिन 2-4 दिन में ही वो खत्म हो जाएंगे। वी डोंट सी अ लॉन्ग एंड डीप करेक्शंस। अभी भी जो करेक्शन आया है उसमें निफ्टी ऊपर से लेके करेक्शन तक ऑलमोस्ट 6-7% का करेक्शन आया है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में 10 से 20% तक का करेक्शन हमने देखने को मिल लिया 1-2 दिन में ही। तो ये माहौल रहेगा। आई थिंक करेक्शंस, जैसे मैंने कहा, शॉर्ट और स्विफ्ट रहेंगे। और उसको देखते हुए फ्रॉम इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, अगर आपने कोई शेयर पे काम कर रखा है तो आपको अपना टारगेट बना के रखना पड़ेगा। वो टारगेट आपको हो सकता है 2-4 दिन में मिल जाए, बट यू विल हैव टू बी अलर्ट। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप कोई फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मे बी 5%, 7% करेक्शन
जब जब आवे तब तक यू कैन इन्वेस्ट, बट हमें नहीं लगता है कि कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा करेक्शन ऑन द एनविल है। बढ़िया, ये एक अच्छी बात है कि बड़े करेक्शन की आशंका है नहीं, और जो कुछ भी हमें आशंका डर रहता है वो हमें शायद हमारे बाजारों से कम रहता है, सुनील जी, ग्लोबल मार्केट से ज्यादा रहता है कि अमेरिका में क्या होगा, यूरोप में क्या होगा। तो क्या इस साल के लिए ग्लोबल मार्केट्स का आउटलुक ठीक है ना, कि वहां कहीं कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही, क्योंकि इलेक्शन हो गए, कोरोना भी जाने की तैयारी में, वैक्सीन आने की तैयारी में, तो ग्लोबल मार्केट्स का आउटलुक 2021 के लिए क्या है आपके हिसाब से? एक्चुअली हमें ना जो इंडियन इन्वेस्टर्स है ना वो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। तो जब ये न्यूज आई कि लंदन में एक नया स्ट्रेन कोरोना वायरस का आया है, तो फुटसी तो 2% गिरा, हमारा मार्केट 4% गिर गया, और यूएस मार्केट तो गिरा ही नहीं, पॉजिटिव बंद हुआ। तो हम थोड़ा ज्यादा रिएक्ट करते हैं बाय नेचर। एज फार एज ग्लोबल मार्केट्स आर कंसर्न, आपने कहा वो सही है, ऐसा कोई बड़ा रीजन नहीं दिख रहा है बड़े करेक्शन का। लेकिन ये कोविड जो चीज है वो बहुत ही नई एक पेंडेमिक है, इसका वैक्सीन जरूर आ गया है, बट मेरे हिसाब से हर महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ न्यूज आती रहेगी कि जहां वैक्सीन काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई दूसरा स्ट्रेन आया है। तो दीज काइंड ऑफ न्यूज फ्लो आते रहेंगे, और हमें उनको ये क्लियर रहना चाहिए कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बाकी फंडामेंटली न्यूज फ्लो ड्रिवन, कैश फ्लो ड्रिवन, फंड फ्लो ड्रिवन, ऐसा कोई बड़ी ऐसे कोई इवेंट नहीं दिख रही है जिसके वजह से हमें चिंतित होना चाहिए। बट क्या होता है ना अनिल जी, ये सब इवेंट्स है ना, हर बार नई इवेंट आती है जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं होता है। जैसे कोविड किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, किसी ने भी एनालाइज नहीं किया होगा, तो ऐसी कोई अगर इवेंट आए तो बात अलग है। बाकी जो अभी देख सकते हैं, जो हम एनालाइज कर सकते हैं, उसको देखते हुए तो ऐसा कुछ नहीं लगता है कि 2021 में कोई बहुत ही घबराने वाली कोई ऐसी इवेंट सामने है जिसको हमें ट्रैक करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए ग्लोबल मार्केट का हाल। कोई खास समस्या, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। नए राष्ट्रपति भी आ रहे हैं, स्टिमुलस पैकेज भी आ रहा है, और वैक्सीन भी आ रही, तो ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल कमोबेश ठीक रहेगा। लेकिन जो पैसा इतने फॉरेन इन्वेस्टर्स डाल रहे हैं, पिछले साल 1 लाख करोड़ डाला है, इस साल 1 लाख करोड़ के ऊपर जा रहे हैं, और अभी तो पिछले महीने 1.5 महीने से तो ऐसा है कि मतलब हमारी किस्मत ही खुल गई हो जैसा वैसा लग रहा है। तो ये किस्मत कब तक खुली रहेगी, कितना पैसा, और अगले साल क्या इससे ज्यादा आ सकता है? सुनील जी, आपको लगता है ऐसा? दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। हमें लगता है कि बहुत बड़ा पैसा है, 1 लाख करोड़ है, $15 बिलियन। आज जो ग्लोबल फंड्स हैं वो करीब 60 से 70 ट्रिलियन डॉलर मैनेज करते हैं। अगर वो 1% भी इंडिया में डाले तो $700 बिलियन होता है, और इंडिया में जो टोटल निवेश है फॉरेनर्स का वो सिर्फ अभी तक 450-500 बिलियन डॉलर है। दूसरी ये है कि जो डॉलर था वो 10-12 साल से कंटिन्यूस स्ट्रेंथन हो रहा था, तो ऑल ग्लोबल फंड्स इट मेड सेंस कि वो यूएस में ज्यादा निवेश करें, क्योंकि उनको करेंसी का भी बेनिफिट मिल रहा था और इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो रही थी वहां पे। अब वहां पे इंटरेस्ट रेट्स जो नीचे में 0.5% टच हुई थी, दे आर ऑलरेडी एट 0.9%। यूएस डॉलर पहली बार 10-12 सालों में लास्ट 4-5 महीनों में करीब 5-6% डिप्रिशिएट हुआ अगेंस्ट ऑल मेजर करेंसीज इंक्लूडिंग यूरो, पाउंड, येन, रिमेम्बी। और एक थोड़ा सा है ना फिर से कैरी ट्रेड का माहौल बन रहा है, जिसमें जो इन्वेस्टमेंट यूएस में था उससे थोड़ा थोड़ा निकल के वो दूसरी जगह पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसके लिए आप देखोगे तो आपको कमोडिटीज में भी तेजी दिख रही है, एग्री कमोडिटीज में भी तेजी दिख रही है, प्रेशियस मेटल्स में भी तेजी दिख रही है, और इमर्जिंग मार्केट में भी पैसा आ रहा है। इंडिया में दूसरे इमर्जिंग मार्केट से थोड़ा ज्यादा पैसा आया है, लार्जली बिकॉज हमारे यहाँ पे अभी लग रहा है कि वंस कोरोना इज बिहाइंड अस, ग्रोथ जो FY22 की है दैट कैन सरप्राइज वेरी वेरी पॉजिटिवली ऑन द अपसाइड। और अगर आप देखोगे ना तो ये जो बड़ा पैसा आया है ये सितंबर के रिजल्ट के बाद आया है। तो जो सितंबर रिजल्ट्स में जो एक पॉजिटिव सरप्राइज आई, उसको देखते हुए ऐसा लगने लगा है कि जो हमने एक बहुत ही
नेगेटिव पिक्चर पेंट कर लिया था कॉर्पोरेट अर्निंग्स का, उतना खराब नहीं है। इनफैक्ट थिंग्स आर गेटिंग बेटर फास्टर देन वी एक्सपेक्टेड। तो वो भी एक रीजन रहा है कि फॉरेन फ्लो ज्यादा है। तो एटलीस्ट हमारा ये मानना है कि बिटवीन FI एंड FDI फ्लोज FY21 वुड बी बिगर देन FY20, या कैलेंडर ईयर 21 वुड बी बिगर देन कैलेंडर ईयर 20। तो मतलब कंपनियों की कमाई बेहतर होगी, और उस कंपनियों की कमाई बेहतर होने के हिसाब से इवन लाइफ टाइम हाई पर भी निफ्टी महंगा नहीं दिख रहा है, वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं, और अभी भी आपको लगता है कि ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे हैं दिग्गजों में भी और मिड कैप्स में भी जहां आराम से पैसा लगाने के मौके हैं? नहीं, जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है ना, थोड़े लोगों को चिंता है कि ट्रेलिंग बेसिस पे निफ्टी 35 टाइम्स है, राइट। लेकिन ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स में है ना, 2 क्वार्टर मार्च 20 और जून 20 भी शामिल हैं, जिसमें कोरोना की वजह से अर्निंग्स में काफी बड़ी डीग्रोथ आई थी। अगर हम उनको नॉर्मलाइज कर दें तो ट्रेलिंग पी मल्टीपल 25-26 टाइम पे आ जाता है। अभी हम अगर FY22 की बात करें तो जो ब्रोकर्स लोग ने एस्टिमेट किए हैं उसके हिसाब से निफ्टी की अर्निंग करीब 21-22 टाइम है, और FY23 में करीब 17.5-18 टाइम है, जो नॉर्मल जो 10 साल का एवरेज है उससे 10% ज्यादा है। लेकिन अली जी, हमें ये भी देखना चाहिए कि जो इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में जो 8-9% पे चलते थे, अब वो आ गए हैं 5-5.5% पे। तो ये जो पी रेशियो है ना, पूरी दुनिया में थोड़ा सा ऊपर हो गया है, और जहां पे ग्रोथ फास्टर होगी वहां थोड़ा सा मल्टीपल आपको ज्यादा ही देना पड़ेगा। तो वी आर नॉट चीप, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत यूफोरिक जोन में हैं, हम थोड़े फेयरली वैल्यूड जोन में हैं। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करो और थोड़ी आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कम करो तो आपको बाजार निराश नहीं करेगा। मेहनत करने का आसान तरीका तो यही है सुनील जी कि आपके फंड में पैसा लगा ले, लेकिन प्रॉब्लम ये है आपके फंड में 1 करोड़ से नीचे का पैसा ही नहीं लेते सुनील जी। नहीं, अभी PMS शुरू किया जिसमें 50 लाख है। चलिए ठीक है, फिर भी अभी भी हम काफी लोगों की हमारी रीच से बाहर है, लेकिन चलिए PMS में भी आप चाहे तो एबेकस के जो जबरदस्त और शानदार परफॉर्मेंस है उसका फायदा आप उठा ही सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसा आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक, थोड़ा सा सेक्टर और थीम स्पेसिफिक होकर चलें तो अभी भी मौके काफी ज्यादा हैं। उस पर मैं आऊं उससे पहले एक चीज समझना आपसे ये चाहता हूं कि क्या वाकई में 2020 में जो कुछ हुआ कोरोना की वजह से, उससे इन्वेस्टमेंट करने के तौर तरीकों में, अप्रोच में, स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव आया है आपके भी और मार्केट में बाकी लोगों के भी? क्या ऐसा कुछ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं? नहीं अनिल जी, अगर आप अपने खुद के दिनचर्या को देखें ना, तो अपने खुद के बिहेवियर में बहुत बड़ा चेंज आया है। वर्क फ्रॉम होम रियलिटी है, ये कोरोना जाने के बाद में भी एटलीस्ट मुझे तो लगता है कि हफ्ते में 1-2 दिन तो सभी लोग अभी घर से काम करना शुरू कर देंगे। स्टडी फ्रॉम होम शुरू हो गया है, एंटरटेनमेंट एट होम शुरू हो गया है। हम आजकल नई नई पिक्चरें हैं, जैसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो थिएटर में जाके देखते थे, आजकल हम नेटफ्लिक्स और अमेजॉन पे देख रहे हैं। हम शॉपिंग घर से कर रहे हैं, हम रेस्टोरेंट जाने के बदले खाना घर पे मंगा रहे हैं। तो आई थिंक पूरा है ना, हमारा जो वे ऑफ लिविंग है वो चेंज हो गया है, और उसको देखते हुए सेक्टर में आपको बदलाव लाना ही पड़ेगा। और नए अपॉर्चुनिटी भी आएंगे, और एग्जिस्टिंग जो कंपनियां हैं वो अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेगी तो उनको हेडविंड भी आएगा। तो ये जो वर्ल्ड ऑफ डिसरप्शंस एंड न्यू टेक इज हियर टू स्टे, और इसको देखते हुए डिजिटल बिजनेसेस दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हैं। इंडिया में ज्यादा कंपनियां अवेलेबल नहीं है, बट जहां पे भी आपको दिखे कि कोई कंपनी के पास ऐसा बिजनेस मॉडल है जो यूनिक है, जो कंपनी उसको बहुत ग्रो कर सकती है, तो आई थिंक दैट वुड बी समथिंग विच यू कैन नॉट इग्नोर। तो उसको देखते हुए आई थिंक थोड़ा हमारा आईटी सेक्टर पे ध्यान ज्यादा पॉजिटिव है। अगर आप डायरेक्टली नहीं खेल सको उसको, तो इनडायरेक्टली सम गुड आईटी कंपनीज हु हैव डिजिटल प्रेजेंस दैट कैन बी डन। एट द सेम टाइम, जैसे मैंने कहा आपको, जहां पे जो थोड़ा सा हेडविंड है बिकॉज ऑफ कोरोना एंड सोशल डिस्टेंसिंग एंड प्रिकॉशन, जो वैक्सीन आने के बाद में भी है ना, वो 10-20% थोड़ा सा एक मन में संकोच रहेगा भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने का। तो वो आदतें धीरे धीरे जाएंगी। तो 1-2 साल कम से कम वो सब सेक्टर्स को थोड़ा इम्पैक्ट होगा, और उन सेक्टरों पे हमारा ध्यान एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स थोड़ा सा नेगेटिव है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आईटी सेक्टर
ये ज्यादा अभी भी थोड़ा फ्लेवर में रहने वाला है, यहां पर आपको फोकस करना जरूरी है। लेकिन एक और बात जो है सुनील जी मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि इसी साल आत्मनिर्भर भारत पर भी जोर लगा है और काफी देश इस कोरोना वायरस के चक्कर में चीन से परेशान भी है और वो ऑल्टरनेट भी ढूंढ रहे हैं। तो उस थीम के चलते क्या हिंदुस्तान में कई अच्छी कंपनियां हैं, कुछ ऐसी थीम्स हैं, कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि एक निवेश का बढ़िया मौका दे सकते हैं? दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। अनिल जी, क्या हुआ है ना, 8-10 साल से जो कंपनी में डेट नहीं थी वो कंपनियों ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया इन्वेस्टरों को। तो अभी सबके बोलते ना फिलॉसफी और दिमाग में ये बैठ गया है कि जो भी कंपनी में डेट है वो कंपनी को हमें छूना ही नहीं है। मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। डेट लेना बुरी बात नहीं है, यू हैव टू टेक डेट जो आप संभाल सको, जिसको आप सर्विस कर सको। अगर सभी कंपनी डेट लेना बंद कर दे, सभी कंपनी अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करना बंद कर दे तो इंडिया की जीडीपी जीरो हो जाएगी। तो ऐसे ही बाजार रहना चलेगा नहीं। तो आई थिंक वी आर नाउ लुकिंग एट कंपनीज जिसमें डेट है लेकिन मैनेजेबल है। जैसे मैंने कहा, डेट का जो रेट है जो 8-9% था, अभी ऑलरेडी 5-6% पे आ गया है। उम्मीद है कि ये रेट्स कंटिन्यू रहेंगे। उसको देखते हुए उनकी जो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, जो हमें सितंबर के क्वार्टर में देखने को भी मिली और हो सकता है दिसंबर और मार्च में ज्यादा देखने मिले। दूसरा, जो नई आप फैसिलिटी लगा रहे हो उसमें गवर्नमेंट आपको एक तो पीएलआई के थ्रू इंसेंटिव दे रही है। तो अगर आपने करीब 15-20 आइटम गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए जहां पे वो परफॉर्मेंस लिंक्ड आपको इंसेंटिव देगी एनीवेयर बिटवीन 2% टू 4-5%, तो वो स्ट्रेट आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता है। जो बजट आया था 2020 जनवरी में, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने इनकम टैक्स रेट नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 15% कर दी थी। दैट इज अ बिग इंसेंटिव। तो वी आर ऑल्सो लुकिंग एट कंपनीज जहां पे एक रीजनेबल डेट लेके कैपेसिटी क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी है, जो अगले 3-4 साल तक आपको अच्छा आरओई रिलेटेड प्रॉफिट दे। तो दैट कैन बी अ गुड थीम एंड दैट इज अक्रॉस सेक्टर्स। ये इंटरेस्टिंग बात कही आपने कि जो कंपनियां, और वो फैक्ट भी है, जब बाजार गिरे तो सबको ये लगता है जहां डेट नहीं है बस वही कंपनियों में पैसा डालो। लेकिन ये बहुत लॉजिकल और इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि सब लोग डेट नहीं लेंगे, एक्सपेंशन नहीं करेंगे तो देश की ग्रोथ कैसे होगी। तो रीजनेबल डेट, जहां जरूरत से ज्यादा ना हो, मैनेज कर सके, कमाई ठीक हो, ऐसी कंपनियों पर फोकस करना चाहिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो आपने बताई। सुनिए, एक और चीज, अभी आपने ना कहा कि बहुत सारे ऐसे अच्छे आइडिया मिल जाएंगे, यूनिक बिजनेस आइडियाज हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट के मौके बन सकते हैं। अभी आजकल मैं देख रहा हूं कुछ यूनिक बिजनेस आइडियाज अभी लिस्ट हुए हैं, वो अनाप शनाप ही भाग रहे हैं। मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, मतलब स्टॉक्स लिस्टिंग के बाद ऐसे भाग रहे हैं। तो क्या इस तरह के यूनिक बिजनेस आइडियाज आपको भी पसंद है सर? नहीं, देखो, मैं तो आपको पता है थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप का इन्वेस्टर हूं, लेकिन डिजिटल स्पेस में हमने भी कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं, लेकिन हमने 3-4 गुना होने के पहले कर दिए थे उसको। हमारे होने के बाद में 3-4 गुना हुए हैं। तो टू दैट एक्सटेंट वी आर वेरी फॉर्चुनेट। बट सी, चेजिंग हाई ग्रोथ स्टॉक इज नॉट बैड। द ओनली थिंग इज, जो वैल्यूएशन आप दे रहे हो वो ग्रोथ को जस्टिफाई करता है कि नहीं। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और काफी चीजें मुझे नहीं समझ में आती और मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टर को वही करना चाहिए जो उसको समझ में आए। दूसरे की समझ से आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको नुकसान ही होगा। तो वी टेंड टू स्टे अवे। जहां नहीं समझ में आता है वहां दूर रहो, जिसको जो समझ में आता है उसको वो करने दो। वी आर नॉट अ मोमेंटम बायर, वी डोंट चेज prices. We would focus on fundamentals, frankly. That is मेरा ये मानना है। नहीं, डेफिनेटली। और हमारे लिए वर्क कर रहा है, लास्ट 20-25 साल से मेरे लिए वर्क कर रहा है। तो देयर इज नो नीड टू चेंज दैट। एब्सोल्युटली। और वो तो लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेटजी तो परफेक्ट है। बीच में ठीक है, मार्केट ऊपर नीचे हो जाए, वो सब अपनी जगह है। लेकिन एक चीज बताइए सुनील जी, क्योंकि आपने इस साल मैंने देखा है कई बार, वो हम जब लोग डील्स वगैरह देखते हैं ना, डिस्क्लोजर्स, तो उसमें नाम आते हैं, एबेकस फंड ने ये खरीदा है, एबेकस फंड ने वो खरीदा है। तो
कई सारे इंटरेस्टिंग मिड कैप स्मॉल कैप आइडियाज भी आपने इस साल अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। वहां पर क्या सोच है, किस तरह के स्टॉक्स आप देखते हैं जहां पर आपको लगता है कि हाँ 2, 4, 5 साल के लिए एक अच्छी स्टोरी बन सकती है, और क्या इस तरह के इन्वेस्टमेंट आइडियाज अब भी हैं मार्केट में, या फिर आप इंतजार करेंगे एक अच्छे करेक्शन का? दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। तो अनिल जी, हमने ना थोड़ा एक फ्रेमवर्क बना रखा है। तो पहले तो ऑब्वियसली सबको मैनेजमेंट अच्छा चाहिए। वी ऑल्सो लुक एट मैनेजमेंट, थोड़ा बैलेंस शीट भी स्टडी करते हैं। प्राइमरी फोकस रहता है रिटर्न ऑन इक्विटी पे, कि ये कंपनी 14-15% के ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी बना रही है कि नहीं। अगर वैसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे ना, वो कंपनी कभी डिफॉल्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि एक तो दे आर जनरेटिंग मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दूसरा ये सामने आता है कि जो मैनेजमेंट है वो आपका पैसा, आप जितने परसेंट में आप उसको रिटर्न दे सको उससे ज्यादा आपको रिटर्न दे रही है। तो 14-15% इज नॉट बैड रिटर्न ऑन इक्विटी। और हम थोड़ा सा ग्रोथ पे भी फोकस करते हैं कि कम से कम 14-15% की ग्रोथ भी आए, क्योंकि अगर आप खाली वैल्यू खरीदोगे ना तो आपको कभी रिटर्न नहीं मिलेगा। वो वैल्यू रह जाता है, वो डीप वैल्यू या वैल्यू ट्रैप हो जाता है। बट अगर वैल्यू अलॉन्ग विद ग्रोथ आता है ना, तो देन यू मेक रिटर्न। तीसरा, हम ये कोशिश करते हैं कोशिश कि हम कभी भी खरीदें शेयर, 4-5 साल में कम से कम 100 करोड़ रुपए की प्रॉफिट की विजिबिलिटी है क्या वो कंपनी की, तो देन दैट कंपनी विल बिकम अ रीजनेबल साइज, और उस तभी द अदर फंड्स विल आल्सो कम टू बाय। तो पहले खरीदो, थोड़ा आपका पर्सपेक्टिव रखो, थोड़े से फिल्टर्स लगाओ जिससे आप कोई गलत कंपनी में नहीं चले जाओ। मैनेजमेंट ऑब्वियसली थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, और 100 करोड़ प्रॉफिट इन द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स बनाने की वो कंपनी में क्षमता होनी चाहिए। तो अगर वैसा हमें मिल जाता है कोई, और थोड़ा सा उसमें मोट जैसा रहता है, तो देन वी गो अहेड एंड बाय। वी आर नॉट अफ्रेड टू बी द फर्स्ट बायर और ओनली बायर, एज लॉन्ग एज जो कंपनी हम खरीद रहे हैं वो हमारे फ्रेमवर्क में फिट हो। ठीक बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जो पूछना चाहता हूं वो वैसे पूछने की इच्छा तो नहीं होती, मन भी नहीं होता, लेकिन फिर भी पूछना जरूरी है कि क्या कहीं कोई खतरे हैं मार्केट में, रिस्क हैं करेक्शन के? अगर गिरे तो किस वजह से गिर सकते, किससे सावधानी रखनी, ये बताइए। नहीं, रिस्क तो हरदम रहेंगे। अगर रिस्क नहीं रहेगा तो रिटर्न नहीं बनेगा, वो क्लियर है। और कितना रिस्क आप लोगे उसके हिसाब से आपका उतना रिटर्न बनेगा। दैट डजंट मीन दैट आप एकदम अंधाधुन कोई रिस्क लो। बाजार में खतरे हैं, अगर आप ओवर एक्सुबरेंस की तरफ चले जाओ, जैसा पहले भी हमने डिस्कस किया, आपने शेयर खरीद लिया, इसके लिए नहीं कि आप फंडामेंटल कंफर्टेबल हो, बट इसके लिए कि उसका भाव बढ़ रहा है और 4 जनों ने और ने खरीदा है, इसके लिए आप खरीद रहे हो, तो उसमें है ना आपको प्रॉब्लम ही होने वाला है। दूसरा, ओवरऑल मार्केट अगर आप देखो तो खतरे हैं कोविड रिलेटेड। जैसा मैंने कहा, ये बहुत ही नया एक पेंडेमिक है, इसमें पता नहीं क्या होने वाला है। आई एम 99% कॉन्फिडेंट कि हम कोविड रिलेटेड खतरों से दूर हैं, लेकिन देर इज ऑलवेज दिस 1-2% क्वेश्चन मार्क कि कभी ये वापस से फैल नहीं जाए। बाकी जियोपॉलिटिकल अगर कोई बड़ा रिस्क हो जाए तो हो सकता है, अदरवाइज कोई सामने ऐसा रिस्क दिखता नहीं है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ने पैसा काफी प्रिंट किया है। सम पॉइंट ऑफ टाइम वो वापस से उसको है ना अब्सॉर्ब करना शुरू करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होगी, लेकिन वो सब अभी 2-3 साल दूर है। तो विजिबली ऐसा कोई बड़ा रिस्क नहीं है। बड़ा रिस्क यही है ओवर एक्सुबरेंस का, लेकिन उसमें भी अगर आप देखो ना तो अनिल जी, मैं काफी लोगों से मिलता हूं। 2000 के साल में 9 में से 10 लोग खुश थे बाजार बढ़ रहा था। 2008 में 10 में से 10 लोग खुश थे कि बाजार बढ़ रहा है। 2020 में एक आदमी खुश है 10 में से, क्योंकि बाजार बढ़ रहा है, क्योंकि 9 लोगों ने तो या तो इन्वेस्ट नहीं किया या तो अप्रैल से लेके अगस्त तक जहां जहां मौका मिला वो बेचते गए। तो ऐसे सिनारियों में ना मार्केट में कोई बबल या यूफोरिया आप नहीं कह सकते हो। इंडिविजुअल स्टॉक्स में हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट आप अगर 8-10% लार्ज कैप और 14 से 18% मिड और स्मॉल कैप में आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। ठीक बात है। और एक्चुअली जाते जाते एक सवाल और दिमाग में है, आपका व्यू गोल्ड
और रियल एस्टेट पर। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। तो रियल एस्टेट में पहले हम सब आपके शो में आए थे तो सबका ये कंसेंसस था कि कमर्शियल रियल एस्टेट ठीक लग रहा है, क्योंकि ऑफिस की डिमांड अच्छी थी, रिटेल की डिमांड अच्छी थी, 6-7% आपको भाड़े की इनकम मिल रही थी। अब वो व्यू थोड़ा चेंज हो गया है। इन द करंट सिनारियो, वर्क फ्रॉम होम और शॉपिंग फ्रॉम होम, मुझे लगता है कि कमर्शियल रियल एस्टेट में एक थोड़ा सा एक ठहराव आएगा। बट रेजिडेंशियल रियल एस्टेट अभी 1-2 साल जो एग्जिस्टिंग जो इन्वेंट्री है वो उसको एब्जॉर्ब होने में लगेगा, लेकिन उसके बाद में रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में थोड़ी सी तेजी आ सकती है, लार्जली बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स काफी कम हो गए हैं। तो आपका जो ईएमआई है वो करीब करीब 25-30% कम हो गया है। तो जो फ्लैट आप 1 करोड़ का ले रहे थे, आज वही ईएमआई में आप करीब करीब 1 करोड़ 40 या 1 करोड़ 50 लाख का भी फ्लैट ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से 1-2 साल के बाद में थोड़ा सा रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में तेजी आ सकती है। प्रॉब्लम खाली यही है, इट्स नॉट अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास, क्योंकि ड्यूटीज और टैक्सेस इतने हैं कि आपका रिटर्न सब उसी में ही चले जाता है। गोल्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू रिस्क। जब भी बाजार में थोड़ी सी भी रिस्क आती है तो गोल्ड ऊपर चले जाता है, आई थिंक। लेकिन जो मैंने आपको पहले कहा कि डॉलर थोड़ा थोड़ा वीक हो रहा है, उसको देखते हुए गोल्ड में भी ग्रेजुअल इंक्रीज की संभावना ज्यादा दिख रही है। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए गोल्ड और रियल एस्टेट पर व्यू सुनील जी की तरफ से। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और साल 2021 का आउटलुक हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। एक बार फिर से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।